बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ एंड टोल्ड आज रिमांड के मौजू पे बात करेगा। आज हम बैठे हुए थे, हमारे साथ अकरम खान साहब हैं, अली रज़ा साहब हैं, नासिर साहब हैं, इरफान आज़ाद साहब हैं। ये एसोसिएट हैं मेरे साथ और ये स्टेज 1 के एसोसिएट हैं। हमने सीखने के लिए अपने काम को डिवाइड किया और पहला मौजू जो हमने जिस पर हम चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे को ब्रीफ करें और जो बेसिक सवाल हैं जो बिल्कुल एक नए बिगनर के दिमाग में आते हैं, हम वो चाह रहे थे कि नेचुरली ये वो सवाल जो है वो मुझसे करें और मैं रिमांड को अमली तौर पर एक्सप्लेन कर सकूं कि रिमांड है क्या। तो सबसे पहले ये चीज़ें तो हम पढ़ कर आते हैं कि रिमांड जो है उसको 167 CRPC डील करती है, लेकिन थोड़ा सा मैं इनके नॉलेज के लिए मैं ब्रीफ करना चाह रहा था हम कि एक्चुअली रिमांड है क्या। रिमांड का लफ्ज़ी मतलब है वापसी। अब रिमांड जो है वो बड़ा मोस्ट कॉमनली लोअर कोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है और इससे एक आम कन्फ्यूजन पाई जाती है कि रिमांड का मतलब है कि आप जैसे ही जिस्मानी रिमांड हुआ, पुलिस ने आपको ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाना है। अच्छे अच्छे वकला जो हैं वो कॉलेजेस में पढ़ के आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि रिमांड का लफ्ज़ी मतलब मार पिटाई नहीं होती। एक्चुअल ये एक स्टेज है जब 24 घंटे के अंदर मुलज़िम जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और उसके एक्सक्लूसिव पोजेशन से कोई चीज़ बरामद होना बकाया होती है, तो उसमें जो है वो पुलिस को पाबंद किया गया है कि 24 घंटे के बाद वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास उस मुलज़िम को पेश करेगा और वो जाके वहाँ इस्तदा करेगा कि मुझे इस शख्स के फ़िज़िकल सेल्फ की मज़ीद ज़रूरत है। और इसको हमारी ज़ुबान में रिमांड स्टेज कहते हैं। और उस रिमांड स्टेज में वकील साहबान के दो रोल हो सकते हैं, या तो वो मुद्दई की तरफ से होंगे या वो उसके अंदर मुलज़म की तरफ से होंगे। तो आज हम अमली तौर पर एक्चुअल डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक आज सुबह मामला डिस्कस भी हुआ और जैसे ही इस रिमांड को हमने हैंडल भी किया, जो हमारे सामने ये कागज़ खुले हुए हैं, तो इन लोगों ने देखा भी इसको। तो जैसे हमारी आदत है कि हम आपस में बैठते हैं शाम को अपने काम ख़त्म करने के बाद, हमारे पास जो एसोसिएट्स हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं ताकि ये इसको समझें, जो दिन को देखा है उसको शाम को डिस्कस करें आपस में, और आपस में पहले समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर क्यूरी है तो फिर वो जो उनसे सीनियर हैं या दूसरे स्टेज 2 और स्टेज 3 के लॉयर्स हैं तो उनसे वो डिस्कस करें। तो रिमांड बेसिकली क्या है कि रिमांड के अंदर एक मुद्दई फ़रीक होगा, एक मुलज़म फ़रीक है, और इन दोनों के दरमियान एक तीसरा फ़रीक जो है वो जज साहब हैं, जिनके पास एक बाकायदा तहरीरी शक्ल में पुलिस एक दरख्वास्त देती है और उस दरख्वास्त को मुद्दई की तरफ से जो है वो सरकारी वकील साहब या प्रोसिक्यूटर जो हैं वो उसको फॉरवर्ड करते हैं, और जज साहब एक तीसरी पार्टी है जो उन दोनों मामला दोनों की बात सुनती है और सुनने के बाद ये फैसला करती है कि ये इस मुलज़म की फेट नेक्स्ट क्या होगी। और 156 सबसेक्शन 3 CRPC में जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब, उनके पास ये इख्तियार होता है, वो तमाम इख्तियारात जो SHO के पास हैं उनके पास भी हैं, वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई तफ्तीश में वो मुदाखलत नहीं करते। प्रैक्टिस ये है। और अब होता क्या है अमली तौर पर कि सबसे पहले तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए, बीइंग अ यंग लॉयर, कि अगर हमारे पास हमें किसी ने इंगेज कर लिया तो हम हैं किस तरफ से। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो नया बंदा आता है उसको ये पता नहीं होता कि हम मुद्दई की तरफ से हैं या मुलज़म की तरफ से हैं। दौड़ लगा देते हैं, अदालत में जाते हैं, पता लगता है दूसरी तरफ से आर्गू करके आ गए। ऐसे नहीं करना। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि हमें सबसे पहले पता हो कि हम हैं किधर से। इसको लाजमी आपने इंश्योर करना है कि जब हम किसी भी अदालत में रिमांड के लिए जाएँ तो हमें पता हो कि हम मुद्दई फ़रीक को सपोर्ट करने जा रहे हैं या मुलज़म को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। यानी सबसे बुनियादी बात यह है। और फिर उसके बाद आपके पास होना क्या क्या चाहिए। आपके पास सबसे बुनियादी चीज़ है वो FIR है, कि आपके पास FIR होनी चाहिए, चाहे आप मुद्दई की तरफ से हैं चाहे आप मुलज़म की तरफ से हैं। नंबर 2, आपके पास वकालतनामा लाजमी होना चाहिए। यानी वहाँ पहुँच के आपने ढूंढना नहीं है वकालतनामा, और वकालतनामा आपको फिल करना आना चाहिए, और वकालतनामा मुद्दई हैं या मुलज़म हैं उस लिहाज से अपने पास वेल प्रिपेयर्ड हमारे पास ये जो है वकालतनामा। और तीसरी चीज़ है कि हमने खड़े किधर होना है। यानी ये नए वकील साहब को ये नहीं पता लगता कि भी हमने जाके खड़े के अपनी साइड को हमने ऑब्ज़र्व करना है। यानी अगर हम जज साहब की तरफ मुंह कर लें तो जो जज साहब का दायां हाथ है, यानी जिससे वो लिख रहे हैं, अगर जैसे भी लिखते बाद बाएं हाथ से भी हैं, लेकिन जो जज साहब का दाईं साइड है, जो बाजू है जिस साइड पर है, वहाँ पर मुद्दई ने खड़े होना है। और जो जज साहब की बाईं साइड है, यानी जज साहब, अगर मैं फ़र्ज़ किया ऐसे जज की तरह बैठा हूँ तो मेरा ये राइट साइड है और मेरी जो इस साइड पर है यहाँ पर मुद्दई आएगा, और जो मेरा ये लेफ़्ट साइड है, मेरा हाथ जिधर है वहाँ पर मुलज़म आएगा। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें जो हैं वो यंग लॉयर को पता हो कि उसके पास FIR है, वकालतनामा है और उसने खड़े किधर होना है।
ये बहुत ज़रूरी है। हम एक्चुअल इसको एकेडमिकली डील नहीं कर रहे कि रिमांड स्टेज के अंदर कब रिमांड होगा, कब नहीं होगा। वो बातें अमली तौर पर मौजूद है कई जगह पे, लेकिन ये नहीं पता कि भी रिमांड जो है वो बेसिकली है क्या और कितनी किस्म का है, रिमांड स्टेज क्या होती है, और फिज़िकली कचहरी के अंदर अगर आपके पास कोई केस आ जाए कोर्ट्स के अंदर, तो फिर आपने जो सुबह से लेके दोपहर तक किस तरह इसको हैंडल करना है। तो हमें ये पता लग गया कि हम मुद्दई की तरफ हम अलग-अलग बात करेंगे कि अगर हम मुद्दई की तरफ से हैं तो फिर हम कोर्ट्स में किस तरह से बिहेव करेंगे, और अगर हम मुल्ज़म की तरफ से हैं तो फिर हम रिमांड स्टेज पे किस तरह से बिहेव करेंगे। अमूमन होता क्या है कि मॉडर्न डिवाइसेज़ हैं, रात को ही जैसे आपको पता लग जाता है कि हमारे अब पहली बात है या एफआईआर होगी या नहीं होगी। अगर तो एफआईआर है तो आपको रात को ही व्हाट्सएप आ जाएगी, और एफआईआर अगर है तो आपके पास आपने उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। अगर नहीं है एफआईआर तो लाहौर के अंदर सेशंस कोर्ट के अंदर आप जाएं, वहाँ पर एफआईआर नंबर दें तो आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाती है। और अगर आपको लगता है कि हम इसके अंदर जो है वो एफआईआर नहीं है, तो फिर अर्ली इन द मॉर्निंग आपका दिन जो है बतौर मुल्ज़म जो है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा कि आपने सबसे पहले 9 बजे जैसे ही अदालतें खुलें आप अपनी एफआईआर वहाँ से निकलवाएं। प्रैक्टिस ये है कि रिमांड स्टेज पे मुल्ज़मान को यूजुअली लोअर कोर्ट्स में अगर 9 बजे अदालतें खुलती हैं तो 10:30 बजे के बाद जो है वो पेश किया जाता है। लोअर कोर्ट्स का डील करने का ऑर्डर केसेस को कुछ और है, सेशंस कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ और है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर मतलब सीक्वेंस जो है केसेस को सुनने का वो अलग-अलग से है। लोअर कोर्ट जो है वो सुबह 9 बजे के करीब, जब वो अगर जैसे आजकल हमारा टाइम है, तो सबसे पहले जो रेगुलर केसेस लगे हुए हैं सबसे पहले जज साहबान की कोशिश होती है कि उसको फ़र्स्ट कॉल हमारी ज़ुबान में कहते हैं, तो वो फ़र्स्ट कॉल देते हैं, और उस दौरान उनकी कोशिश होती है कि कोई वकील साहब भी जाके वो दरमियान में मदाखलत ना करें और ये ना कहें कि जी मेरी फ़ाइल पहले निकाल दें। प्रैक्टिस ये है यहाँ पर लाहौर के अंदर लोअर कोर्ट्स के अंदर। उसकी वजह है बेसिकली अगर 100 केस लगे हैं तो जज साहब को पता होता है कि 80 केसेस में काम नहीं होना, और 100 केसेस में कम अज़ कम भी बाहर 200-250 बंदा खड़ा हुआ है, तो जो 80 बंदों में काम नहीं होने हैं सबसे पहले उनको हम फारिग करें। तो वो जब पहली कॉल होती है तो पता लग जाता है कि एक बंदा कह देता है कि एक मुल्ज़म मिस है, काम नहीं होगा, एक तरफ से वकील साहब बीमार हैं, काम नहीं होगा। तो बेसिकली सुबह सुबह ही जो पहला घंटा है यूजुअली सबको पता है कि लोअर कोर्ट्स में जो है वो अनलेस अदरवाइज़ की कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो। जिस तरह के अभी हमने परसों वॉच किया कि ग्रीन टाउन के अंदर एक जो है पुलिस स्टाफ पे एक तौहीन रसालत का जो मुल्ज़म था कुरान पाक की तज़हीक के हवाले से उसको जब पेश करना था तो बहुत ज़्यादा लोग फ्लेयर अप थे, और अंदाज़ा था कि बहुत ज़्यादा आवाम इकट्ठी हो सकती है। तो वो एक एक मुस्तस्नियात इस्तिस्नाई हालत थी, उसमें अदालतें खुलने से पहले पुलिस वाला आगे खड़ा हुआ था। उसमें उसकी कोशिश थी कि जैसे जैसे प्रैक्टिस से हट के मैं फटाफट इसको मैं डिस्पोज ऑफ कर दूं, वरना लोगों ने छीन के इसको मार देना। तो अदरवाइज़ जो है वो एक जो रिमांड में प्रैक्टिस यही है कि ये 10:30 बजे पहले जनरल एक कॉज लिस्ट एग्जास्ट होगी, और उसके बाद जो तफ्तीशी हजरात हैं वो वापस आते हैं। और दूसरी एक और भी बात इसके अंदर जो है वो कि जो जो तफ्तीशी और पुलिस वाले हैं वो सबसे पहले बड़ी अदालतों में पेश होते हैं। इसी तरह वकला भी सबसे पहले हाई कोर्ट को प्रेफरेंस देते हैं कि वो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद वो सेशन जाते हैं, फिर उसके बाद माल्टन आते हैं। तो जो लोअर कोर्ट्स के जो जजेज़ हैं उनको पता है कि वकला हजरात ने ऊपर से होकर आना है, इसलिए वो स्पेस दे देते हैं और इंतज़ार में केस को रख लेते हैं अगर कोई बंदा पेश हो। अच्छा, अब रिमांड स्टेज एक ऐसी स्टेज है, इसका जिसने भी रिमांड में सुबह पेश होना है वो किसी काज लिस्ट में उसका नाम नहीं होता। कोई रीडर को इतला नहीं होती कि आज यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर के भी ये इसने आज आना है। आज के दिन तक ये लैकुनाज है हमारे सिस्टम में। उसूली तौर पर रात एफआईआर अगर मुल्ज़म गिरफ्तार है तो ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जज साहब को सुबह पता हो कि इसने आना है। तो अब अगली बात हमारे साथ जो मामला जुड़ जाता है कि बीइंग काउंसल जो है अगर वो मुल्ज़म गिरफ्तार है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। तो इसके लिए सबसे पहले जो बतौर मुल्ज़म मैं सबसे पहले इसको ब्रीफ करूँगा कि अगर हम मुल्ज़म के वकील हैं तो हमने कुछ स्टेप तो ले लिए कि एफआईआर हमने प्रोक्योर कर ली कि हमारे पास आ गई है, वकालतनामा हमने पास रख लिया, एक लिफाफे के अंदर ये चीज़ें डालनी हैं, 1-2 वाइट पेपर रख लिए हैं, और हमने अपना मेजर एक्ट पास रख लिया। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो उसमें जब हम मुल्ज़म की तरफ से आते हैं तो उसमें यह है कि हमने सबसे पहले मुल्ज़म को अदालत में पेश जब होना है उस वक्त हमने साथ जाना है और हमें सारा दिन निगरानी की ज़रूरत है। तो ज़्यादा अच्छी निगरानी किस तरह होती है कि हम रात को ही ब्रीफ़ कर दें अपने क्लाइंट को कि आप जब थाने से निकलें तो आप हमें बताएं। ये ड्यूटी हमने कभी नहीं लेनी कि जी हम खुद ही ढूंढ लेंगे वो कब आएगा, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते और उसने अब्रप्टली आना है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। तो हम अपने क्लाइंट को रात को ही ब्रीफ़ करें कि तुमने सुबह थाने के अंदर चले जाओ। बाद वो डरते अंदर नहीं जा रहे होते तो उनको थाने के बाहर कहीं दूर खड़े हो जाओ। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो थाने से निकले तो मुझे वेल इंटीमेट करें। अगर वो ज़्यादा लोग हैं जो मददगार लोग हैं तो फिर अगले बंदों की ये ड्यूटी होती है कि आपने कचहरी के अंदर गेटों पर खड़े हो जाएं या मुतलका अदालत के बाहर खड़े हो जाएं, जहां जैसे ही वो मुल्ज़म है वो आपको इतला दें।
और आप क्या उसमें वैसे ही वो इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है, क्योंकि अमूमन रीडर मसरूफ़ होता है। बाज़ दफ़ा आप रीडर को भी लिखवा सकते हैं कि ये मुकदमा नंबर है, ये बुजुर्ग में थाना, मैंने इसके अंदर पेश होना। आप अदालत को भी लोअर कोर्ट में जाकर बता सकते हैं कि सर ये वाला केस है, मैंने इसमें जाना है। लेकिन ये इतना इफेक्टिव तरीका नहीं है जितना मौके पर खड़े होकर उसके जो वर्सा जो पीछे आए होते हैं वो उसकी निगरानी करके आपको बताते हैं कि आपने पेश होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बतौर मुल्ज़म आपको पता हो कि हमने इसमें और फिर आपने ब्रीफ करके भेजना है कि अगर एकदम से वो आ गया तो ऐसा ना हो कि वो आ गया है और आपसे आप जो है ना वो बताने के लिए बाहर आ जाएं। जैसे ये जो हमारा केस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जब पहले रिमांड पर 899/18 में जब पेश हुए तो उसमें हमने इनको खड़ा किया था, अकरम साहब को। तो ये गुड फेथ में वहाँ खड़े भी हुए जाके। जब इन्हें मुलज़म नज़र आया तो इन्होंने फौरी तौर पर मुझे बाहर आके कॉल की, और इस दौरान फौरी तौर पर मुलज़म पेश होके तो उन्होंने उसके ऊपर रिमांड पेपर के ऊपर जज ने फटाफट देखा, पहला रिमांड है, उसने कोई बात ही नहीं सुनी हमारी और 4 डेज़ का रिमांड लिख दिया। अब जब हम उसमें बाद में गए और जाके जज साहब ने फ़ौरन समझ लिया कि ये तो प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इस तरह करें, आप भी आर्गूमेंट कर दें, मैं इसको समझती हूँ कि ये मैंने 4 नहीं लिखा। तो वो हम चूँकि खड़े थे तो इसलिए हम वो स्पेस ले गए। अगर वो 10 मिनट का भी वक्फा पड़ जाता तो हमारी किसी ने बात नहीं सुननी थी इसके अंदर। तो अल्टीमेटली ये लर्निंग हुई कि हमने उस जगह को अकेले नहीं छोड़ना। अगर मुलज़म आ जाता है, आप यंग लॉयर हैं अगर, तो आप खुद तैयार हैं, फिर तो कोई बात नहीं, आपने जाके आर्गूमेंट करने हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरे पीछे किसी और दोस्त ने आना है जिसने आर्गूमेंट करने हैं, तो फिर आपने रीडर या अलमत को नहीं कहना। उस फाइल को जब पुट हो रही हो तो जज साहब को ये कहना कि जनाब मैं इसमें सबसे पहले पता हो कि हम किधर से हैं। इसमें एक कुछ लोग कहते हैं जी मैं कंप्लेनेंट कौंसल हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी मैं अक्यूज कौंसल हूँ। ये नहीं होता। इसमें एक्चुअल वर्ड है आई एम काउंसल फॉर दी कंप्लेनेंट, आई एम काउंसल फॉर दी अक्यूज पर्सन। यानी ये एक्चुअल फिक्रा जो हमें रटा लगा होगा, हम पहले जज को खड़े होकर बताएं हम हैं किधर से हैं। मतलब अपना बताना है कि आई एम प्रॉक्सी कौंसल, मतलब अगर आप प्रॉक्सी हैं तो प्रॉक्सी बताना है। अगर आप वकील नहीं हैं और आप एसोसिएट हैं तो आप उन्हें बताएं मैं फ़लाँ का एसोसिएट हूँ। यानी हमने कोर्ट के साथ कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देनी, हमने उनको बता के कोर्ट के नॉलेज में ला के इंतजार में रखवाना। अब अक्सर लोग हैं वो रीडर से बात करके इंतजार में रखवा के आ जाते हैं और जज साहब बाय मिस्टेक, क्योंकि रश ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है एक मजिस्ट्रेट के पास, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उसके अंदर फौरी तौर पे वो रिमांड हो जाता है और जज साहब कहते हैं मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। तो हमने ये समझना है कि ये रिमांड में जो सेकंड स्टेप था कि हमने उसको रोकना कैसे प्रैक्टिकली, ताकि हम उसके साथ पेश हो सकें। फिर उसके बाद जैसे ही मुलज़म नज़र आता है यंग लॉयर के तौर पे सबसे पहला काम कचहरी के अंदर उसका अंगूठा या साइन करवा के वकालतनामा करवाना। इसका हमें बड़ा फ़ायदा होता है। यानी अगर ये हम वकालतनामा नहीं करवाते तो इसके नुकसानात ये होते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ईवल एडवोकेसी करने वाले लोग हैं, जो टाउट्स बाहर खड़े होते हैं, वो देखते हैं मुलज़िम का अंगूठा लगवा लेते हैं। आप ज़ुबानी आर्गूमेंट करते रहते हैं, अगले दिन वो बेल भी दायर कर देते हैं और उसके वर्सा को भी नहीं पता होता कि बेल दायर हुई है। और आप अगर किसी वजह से मिस कर जाते हैं अपने वकालतनामे को तो आपको जेल से जाकर टेस्ट करवाना पड़ता है, उसकी बेल लगी होती है। अब मुलज़म कहता है कि तो आप कह रहे हैं कि मुझे जाके जेल से वकालतनामा करवा के लाओ, ये दूसरा वकील है उसने तो दायर की हुई है। और ये ईवल एडवोकेसी यहाँ पे होती है। तो वो उसमें ये देखा जाता है बाज़ दफ़ा कि वकालतनामा किसका असली है। तो हमें वकालतनामा और ये वकालतनामे की साइंस को समझना है कि वो हमने सबसे पहले टेस्ट करवाना है, ख़ास मुद्दई की तरफ से या मुलज़म की तरफ से। अब उसके बाद पेश होने से पहले जो है वो हमें अपनी इस्तदा का पता हो कि लिख के क्या लाया तफ्तीशी। अब उसने आके 3 ही बातें हो सकती हैं जनरली, या तो वो इसको जुडिशल लिख के लाएगा, जुडिशल रिमांड के वो उसको जेल भेज रहा है, और जब वो जेल जाएगा तो उसके बाद उसकी बेल लगनी है। अगर उसने बतौर मुलज़म वो ऑलरेडी जुडिशल लिखा हुआ तो आपके कोई आर्गूमेंट्स नहीं है इसके ऊपर फिर मज़ीद, अगर आप डिस्चार्ज की नहीं चाहते तो। अदरवाइज़ वो अमूमन यही होता है कि अगर आपने बेल लगानी है तो फिर आप जुडिशल हैं तो मज़ीद आर्गूमेंट नहीं होंगे। अगर वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर रहा है तो फिर आपके आर्गूमेंट्स होंगे और आप कोर्ट को कायल करेंगे कि इस शख्स को मज़ीद पुलिस को देना जो है वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी और आप इसको जुडिशल करें ताकि हम इसकी बेल लगा सकें। थर्ड वन ये है कि आप डिस्चार्ज की पर भी आर्गूमेंट कर सकते हैं कि इसके ख़िलाफ़ बाद नज़र में कोई इस वक्त शहादत मौजूद नहीं है और ये बंदा गलत पकड़ के ले आए हैं या इस तरह से ये बंदा बिल्कुल ही नहीं इस मुकदमे में मुलव्वस है, तो आप इसको डिस्चार्ज कर दें। अब डिस्चार्ज की लॉ में तो लिखा है कि विद श्योरिटी होती है, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया तो कोई श्योरिटी नहीं है, बंदे को रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस मुकदमे से निकल गया है, उसको दोबारा फिर शहादत आने पर इस मुकदमे में कोर्ट की इजाज़त से शामिल किया जा सकता है। तो डिस्चार्ज की भी आर्गू होती है, जुडिशल भी आर्गू होता है। लेकिन अक्सर तफ्तीशी आपको देख कहता है यार जुडिशली तो लिख के लाया हूँ, तो ये तो मुझे प्रोसीड करवाने दो, जज साहब उठ जाएंगे। तो वो आप कहते हैं चलो जुडिशल कर दो, लेकिन हो सकता है उस केस के अंदर जिस तरह हमारे सामने ये केस खुला है, इसके ख़ास हालात के अंदर हम डिस्चार्ज की आर्गू कर रहे थे। तो इसलिए पहले तो या तो आपको पता हो कि हमारी एक्चुअल इसमें सिचुएशन क्या है। अगर नहीं पता हमें तो फिर हम अदरवाइज़ उसमें इंतज़ार करें कि हमारे साथ जो दूसरा बंदा है वो आके
जो है वो इसके अंदर अपना डिसीजन लेके हमने इसको कैसे लेके आगे चलना है। फिर उसके बाद दरख्वास्त ज़मानत है। लोअर कोर्ट्स स्मॉल काज कोर्ट्स हैं, तो स्मॉल काज कोर्ट्स जो हैं उसके अंदर जो है वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो पेटी फेंसेस के अंदर अमूमन हो जाती है या नहीं होती, कम मामलात में नहीं होती। तो उसकी दरख्वास्त ज़मानत की ग्राउंड्स भी जो है ना वो पहले से हमें पता होती हैं, एक या दो चेंज होती हैं। तो वो असूली तौर पर जब हम रिमांड में जाएँ, चाहे हमारा जिस्मानी रिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हों, लेकिन हमारी तैयार शुदा जो दरख्वास्त है, जिस तरह के हमने इस केस के अंदर ऑलरेडी हमें अभी हमारा मुलज़म मज़ीद आज भी उसका 3 दिन का रिमांड हो गया, लेकिन हमारी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो तैयार हालत में हमारे पास पहले से हमने ये 2 उसकी FIR थी, तो हमने ये तैयार की हुई है अपनी तरफ से। हमने वो लिख के उसको जो है वो उसके दरख्वास्त है उसके नीचे FIR है, ये वकालतनामा ये ऑलरेडी टेस्टशुदा है, तो ये हमने अपने पास जो है वो तैयार करके अपने लिफाफे में पहले से डाली हुई है। बतौर मुलज़म जो है वो हमारे पास ये होनी चाहिए। थर्ड वन, ये हमारे पास मेजर एक्ट है, ये हमारी ताकत है, तो ये हर वक्त हमारे हाथ में होनी चाहिए जब हम अदालत में जाएँ तो और कोई बात या कोई सेक्शन जज को बताना चाह रहे हैं। तो ये बीइंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉयर ये हमारा सबसे बड़ा टूल है। मेजर एक्ट जो है वो वेल इक्विप्ड हमें होना चाहिए। हम नए वकील जब बनते हैं तो हमें ये पंजाब बार भी देती है, तो जिस एरिया में आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो वो सिविल या फौजदारी आपका चॉइस होता है, तो आप वहाँ से लें। अदरवाइज़ अगर जैसे अगर आप प्रैक्टिसिंग हैं तो कोशिश करें कि हर साल आप अपना मेजर एक्ट जो अमेंडमेंट्स के साथ है वो अपना नया ख़रीदें। तो ये हमारा टूल है। FIR आ गई, मेजर एक्ट आ गया, उसके बाद जो भी डिसीजन हो तो उसके बाद हमने वहाँ से भागना नहीं है। वहाँ खड़े होकर हमने ये इस तरह की एक रिमांड की सदा होती है जो मैं दिखा रहा हूँ कि ये पुलिस वाले लिख के लाते हैं इसके अंदर, और ये ऊपर पहले लिखा होता है, ये जज साहब का लिखा हुआ है, दरमियानी स्टेज इसको फॉरवर्ड किया प्रोसिक्यूटर ने। तो ये जो ऑर्डर हुआ हुआ ये वाली जो असल दरख्वास्त है, ये कानून के मुताबिक जब तफ्तीशी अफसर पाबंद है इसके नीचे कार्बन पेपर रख के जो कोर्ट से ये ऑर्डर लिखवाता है, और ये असल जो है वो कोर्ट के अलमत को दे के जाता है। तो हमारा काम ये है कि हम इसको असल दरख्वास्त को जैसे ही वो कोर्ट को डिसीजन करे वो दे के जाए वहाँ पर, तो हम उसको जो है वो उसकी कापी अपने पास रखें कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था और पिछली बार क्या हुआ था। जैसे अब स्पेसिफिकली ये मैं आज का ऑर्डर दिखा रहा हूँ, इस मुकदमा नंबर 899/18 में, इसमें एक्सक्लूसिवली जज ने जब जज साहब ने जब 3 दिन का रिमांड दिया तो एक लाइन इसके अंदर ऐड कर दी कि उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली, मैं सिर्फ वो लाइन पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है कि 3 days फर्दर फिजिकल रिमांड ऑफ एक्यूज इज हेयर बाय ग्रांटेड विद क्लियर वार्निंग दैट इन केस ऑफ फेलियर टू शो एनी प्रोग्रेस नो फर्दर फिजिकल रिमांड ऑफ द एक्यूज वुड बी ग्रांटेड। तो ये एक बात जो है ये हमारी फेवर की है, जो अगले रिमांड में अगर प्रोग्रेस नहीं आती रिमांड के अंदर तो ये चीज़ हमें बेनिफिट दे सकती है। और अगर ये हमारे पास रिमांड पेपर होगा और हमें पहले से पता होगा अगले रिमांड पर हमने क्या आर्गू करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पिछले रिमांड पेपर की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे कि रिमांड पेपर हमने बाद में लाजमी लेना है, जो सपोर्टिंग करेक्टर, एसोसिएट का मतलब होता है एसोसिएट करने वाला, मावन जैसे होता है, एसोसिएट इंजीनियर जैसे होता है कि मावन इंजीनियर है। मावन इंजीनियर कौन है कि अगर वो इंजीनियर जो है वो अंदर इंजन को ठीक कर रहा है तो मावन पीछे खड़ा होकर वो असिस्ट कर रहा है, वो चीज़ें पकड़ा रहा है, सर ये लें, और वो देख रहा है इसको, और वो कभी कभी वो एसोसिएट से निकल कर खुद इंजीनियर बन जाएगा। इस तरह जब नए वकला आते हैं तो वो मावन वकला हैं। एसोसिएट्स का मतलब ये है, लफ्जी मतलब मावन वकला है कि हम जब काम हो रहा है तो हम किस तरह से हम वैल्यूएबल हो सकते हैं अपने सीनियर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका काम है, आपने एक दफ़ा इसको सीख लेना और उन चीज़ों को खुद ही इकट्ठे करना। और जब आप ये सारी चीज़ें अपनी वेल टाइम पे अपनी चीज़ें बना के रखेंगे तो आप अपने सीनियर के लिए वैल्यूएबल हो जाएंगे। वो आप पे एतमाद करेगा, वो समझेगा कि हाँ इसको भेजा तो ये चीज़ें भूल नहीं रहा है। यानी जो कमज़ोर और ताकतवर में फ़र्क यही होता है कि कमज़ोर बंदा जो है वो हर बात पे कहे अच्छा ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, ओहो ये तो मिस हो गया, ओहो आज मैं तो टाइम पे आ नहीं सका। तो ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे एसोसिएट को कोई पसंद नहीं करता। एसोसिएट वो उसको पसंद किया जाता है कि जो बच्चा जो है वो बंदा जब चैम्बर में आता है तो दीवारों की तरह, जैसे दीवारें खड़ी होती हैं ना, ऐसे वो इतने टाइम के पाबंद हों कि जिस तरह दीवार नज़र आती है वो भी नज़र आए, हर जगह खड़े नज़र आए आपको। वो अपने हिस्से का रोल प्ले करें, वो अपने सीनियर की कमज़ोरी दरियाफ्त करें कि ये कहाँ पे वीक है, इसको कहाँ पे मदद की ज़रूरत है, कहाँ असिस्टेंस की ज़रूरत है, और वो वहाँ पर उसको असिस्टेंस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और उसकी ज़रूरत बन जाए, इतनी ज़रूरत बन जाए कि उससे काम छीन लें। अल्टीमेटली अगर आप एसोसिएट बन के वकील बनना चाह रहे हैं, जिसके पास जाएँ इतना काम करें कभी वो ऑटो मजबूर हो जाए, वो कहे कि यार ये लो क्लाइंट भाई तुम आइंदा से, ये तुम्हारा क्लाइंट है, तुम जानो ये जाने। और ये तब भी मुमकिन है कि जब आप काम करके दिखाएं। उसके बाद जो दिए हुए पेपर हैं आर्गूमेंट्स में हमने जज को दिए हैं, तो वो अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि जैसे हमारे साथ पहले हुआ कि ये 2 FIR थी इस मुकदमे के अंदर, और इसमें दोनों बाई चांस ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में ऐसे हुआ कि ये जो 2 FIR हैं ये दोनों की दोनों जो हैं उसके अंदर सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है। मुकदमा नंबर 900/18
और 899/18 में। तो ये दोनों एक ही मजमून के साथ FIR थी। तो हमने जज साहब को पढ़ने के लिए एक दी कि जनाब देखें मुद्दई दो हैं, दो मुख्तलिफ साइडों से, दो मुख्तलिफ इलाकों के रहायशी हैं और दोनों एक ही स्टोरी सुना रहे हैं एग्जैक्ट उसी टाइम ऑफ अक्रंस, डेट ऑफ अक्रंस और प्लेस ऑफ अक्रंस पे। वो कहता मैं मौजूद था, वो कहता मैं मौजूद हूँ। तो हमने एक कॉपी दी उसको पढ़ने के लिए जज साहब को, और जब जज साहब अंदर ले गए और फैसला करके जब बाहर निकले तो वो हमारी कॉपी समेत ही चले गए। और जो बंदा असिस्ट करने के लिए मैं पीछे छोड़ के आया उनमें से, इनमें आप में से कोई था, तो वो कॉपी नहीं ली उसने। आल तो ये कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है। अच्छा, लास्ट बात थी कि अगर हम आर्गूमेंट के बाद वापस आ रहे हैं तो हमने अपने जो भी एसोसिएट वहाँ मौजूद है उसका काम है कि अगर कोई चीज़ हमने जज साहब को दी है तो अपनी फ़ाइल में से हमने वो वापस लेनी है। ये एसोसिएट का काम है, यानी वो अगर नहीं करेगा तो सीनियर ये खुद काम कर लेगा, लेकिन इससे उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी नज़र आएगी कि उसको भी काम में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको पता है कि ये हमारे पेपर हैं, हमने वापस लेने हैं। अब ये तो बतौर मुल्ज़म ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, और अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पर वो जुडिशल हो जाता है जज, तो फौरी तौर पर हमने वहाँ पे बेल एप्लीकेशन मूव करवानी है और देनी है जज साहब को। उसको जब जज साहब से नोटिस करवाना है, और लोअर कोर्ट्स में बहुत कम होता है कि परसों का नोटिस हो, यूजुअली कल का नोटिस होता है, प्रैक्टिस यही है। और वो जब कल का नोटिस होना है तो उसके बाद वो रीडर को कहना है कि इसको आज वाली पेशी लिस्ट में दर्ज करो मेरी इस बेल को, यानी अगर वो उसके अंदर दर्ज होगी तो वो पाबंद आपको कल मिलनी है। वरना बाद आप नोटिस करवा के उसको वैसे ही अलमत के बाद फेंक जाते हैं, अलमत अगले दिन की पेशी लिस्ट में वो लगाता ही नहीं है। यानी हमने फौरी तौर पर, ये हमारी ड्यूटी है, नोटिस करवा के हमने खुद रीडर को कहना है कि आप इसको दर्ज करो, उसकी पेशी लिस्ट में देनी है। फिर उसके बाद वहाँ से उठा के हमने खुद अलमत के पास बतौर एसोसिएट लेके जानी है। अलमत को कहना है कि इसके ऑर्डर के मुताबिक अगर नोटिस टू कंप्लेनेंट हुआ है, नोटिस टू रिकॉर्ड हुआ है, तो हमारी ये ड्यूटी है। हमारी ये भी एक होता है बाज़ दफ़ा कि हम कई अदालतें इसको मान जाती हैं, कई नहीं मानती, कि उसी वक्त ही आप रिक्वेस्ट करते हैं कि सर रिकॉर्ड को रिटेन कर लें। और कुछ जजेस जो हैं वो कहते हैं कि हम रिटेन कर लेंगे, कुछ कहते हैं जी मैं ताकतवर जज हूँ, मैं अगले दिन सुबह मंगा लूँगा, और कई जजेस नहीं रिक्वेस्ट मानते, वो कहते हैं जी अभी जब नोटिस होगा देख लेंगे। तो वो उसका ये हल ये है कि हमने फौरी तौर पर अलमत से जाके वो नोटिस तैयार करवाने हैं जो, और ये अलमत ने फिर वसूल करवाने होते हैं थाने के नायब कोर्ट को। अगर वो वहीं खड़ा है तो थाने के नायब कोर्ट के हाथ में पकड़ाएं वो कि भी ये तुम, और साथ उसको ये पाबंद करेंगे तुम्हें हम सुबह भी फर्स्ट टाइम मिलेंगे, तुमने ये रिकॉर्ड लाजमी तफ्तीशी से लेके आना है, और अगर तुम अभी ले सकते हो तो अभी इससे ले लो। तो वो जो उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त काम आते हैं जब हम बतौर मुल्ज़म के वकील उसे कहते हैं कि ये रोककार भी मिल गई है और तुम कल लेके आओ, हम तुम्हारे साथ तावन करेंगे, तो वो तब भी लेके आएगा, अदरवाइज़ वो अभी आएँ करेगा। अगले दिन सुबह सुबह आप आएँगे, आप खड़े हुए सारा कुछ है, रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि रिकॉर्ड किस तरह प्रोक्योर करना, तो वो उसी वक्त ही मुमकिन है। और अगर मुद्दई को नोटिस जो है वो उसी नहीं करना है, उसी नहीं रिपोर्ट करनी कि जी मैंने इतला दी थी, ये फ़ोन नंबर पे वो आ रहा है नहीं आ रहा, अगर तो वो अवेलेबल अदालत में, तो उसकी कोशिश होगी कि वो पीछे हट जाए। यानी जब ज़मानत मूव होती है और अगर हम खुद मुद्दई की तरफ से हैं, तो जब हमें नज़र आ गया कि ये जुडिशल हो गया मुल्ज़म, अब इसकी बेल लगने लगी है, तो बतौर मुद्दई के वकील हम खुद जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली पीछे हट जाते हैं। अगर हम वहीं खड़े रहेंगे, जूनियर वकील भी खड़ा होगा, तो वो फौरी तौर पर जज साहब जो कॉपी फॉर द स्टेट है आपके हाथ में पकड़ा देंगे, और वो कहेंगे ये पकड़े आपने कल आना, आपके खिलाफ आप ये हो गया। लेकिन प्रैक्टिस ये है कि भी जूनियर वकील को पता हो कि हम मुद्दई की तरफ से हैं तो हमने वो फ़ौरन वसूल नहीं करना हमने, ताकि हमारी तो कोशिश यही होगी कि हमारे साथ ज़्यादती हुई अगर हम मुद्दई की तरफ से हैं तो हमें एड्रेस किया जाए, और वो बजाय इसके कि फ़ौरन बाहर आ जाए, किसी तरीके से हम चाहेंगे कि भी हम उसको मैक्सिमम पनिशमेंट हो। अब मैं दोबारा अब फिर जाता हूँ कि अगर अब यही सारी एपिसोड जो मुल्ज़म की तरफ से हमने चीज़ें देखी हैं, अब अगर हम मुद्दई की अनक से ये सारा कुछ देखते हैं कि अगर हमें रात को एक बंदा फ़ोन करता है कि जी सुबह मैं मुद्दई हूँ, इस केस में आपने पेश होना है, तो उसके अंदर यूजुअली मुद्दई के पास FIR होती है, उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने तो दर्ज करवाई होती है। तो वो उसके पास वो FIR की कापी हमें देता है, उसके बाद वो वकालतनामा मुझसे साइन करवाएंगे, हमें खड़े होने का पता लग गया मुद्दई का कि हम अगर मुद्दई की तरफ से तो हमने कहाँ खड़े होना है। तो यूजुअली इसके अंदर अगर तो मुल्ज़म जो, अगर तो थानेदार जो है तफ्तीशी अफसर, अगर मुल्ज़म के साथ कनाइवेंस के साथ अगर उसने कर ली हुई है तो फिर वो मुद्दई को नहीं बताएगा मैंने कितने बजे पेश होना। अगर उसके साथ उसकी कनाइवेंस नहीं है तो आपको बता देगा कि भी मैं इतने बजे यहाँ पे पहुँचूँगा। तो इसमें फिर इस पे डिपेंड करता है, हमारा मुद्दई ही बताएगा कि जी मैं आगे मैंने यहाँ पहरा देना है अपनी अदालत के बाहर, या मैं मुझे तफ्तीशी बता देगा। उसके बाद अब उस जो रिमांड की जो दरख्वास्त आती है, इसके और मुद्दई के दरमियान एक और एजेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, प्रोसिक्यूशन। यानी जो भी मुद्दई है उसकी मदद करने के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट 2007 में इस्टेब्लिश हुआ, और सरकारी वकील साहबान यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह ये जो साइन मैं आपको फॉरवर्डेड लिखा दिखा रहा हूँ इसके ऊपर, ये 9/12 का, ये उसके साइन है इस रिमांड पेपर के ऊपर तफ्ती उसके। ये सरकारी वकील जो है वो इसमें सीनियर होता है। मुद्दई की तरफ से जब हम आते हैं तो हमसे जो प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील है वो सीनियर है, मुद्दई सरकारी वकील, और उसके दरमियान उसके बाद हम हैं जूनियर है मुझसे। तो फिर हमने ये देखना है कि लीडर सरकारी वकील होगा और हमारा वकालतनामा टेस्ट हुआ हो, FIR हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है,
तो फिर हमने रिक्वेस्ट पढ़नी है कि रिमांड वाला लिख के क्या लाया। अगर पुलिस वाला लिख के ले आए कि मुझे मुलज़म मज़ीद तफ्तीश के लिए मतलूब नहीं है और इसको हवाला जुडिशल भिजवाया जाए, तो फिर मुद्दई की तरफ से आर्गूमेंट्स करना फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। क्या आप कहेंगे नहीं नहीं इसको रिमांड पर दो, तो ऐसी सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए लोग एफर्ट कर रहे होते हैं। जब खुद पुलिस वाला ही कह रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुद्दई का वकील जितना मर्जी तड़पता रहे, वहाँ पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदरवाइज जैसे वो फिजिकल रिमांड लिख के लाता है, तो फिर मुद्दई के वकील के साथ जिम्मेदारी बन जाती है कि वो तफ्तीशी को सपोर्ट करे। अब वहाँ पर मुद्दई की तरफ से मुद्दई खुद भी खड़ा है, उसको सपोर्ट करने के लिए तफ्तीशी भी खड़ा है, उसको सपोर्ट करने के लिए सरकारी वकील भी मौजूद है। ये तीन घर जो हैं वो एक लाइन में होते हैं। अब कई नए वकला आते हैं तो वो मुद्दई की तरफ से भी खड़े होकर अपने तफ्तीशी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। अगर वो जितना गलत तफ्तीशी होगा, जितना गलत प्रोसिक्यूटर होगा, उतना ज़्यादा नुकसान मुद्दई के जो केस को होगा। तो हमने मैक्सिमम ये कोशिश करनी है कि हम अपने ही तफ्तीशी को और अपने ही मुद्दई को, अपने ही प्रोसिक्यूटर को गलत ना कहें अगर हम मुद्दई की तरफ से आ रहे हैं। और हमने कोर्ट को बताना है कि इस मुलज़म की मज़ीद, अक्सर ये वो आर्गूमेंट करते हैं कि हम नहीं हैं, मुलज़म की तरफ से हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। तो आपने बताना है कि जनाब अगर ये बिल्कुल नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है इनको जेल भेजने की। आप इसको टाइम दें ताकि ये इन्वेस्टिगेट करे, और इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है टू कलेक्ट दी एविडेंस। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हम टाइम मांग रहे हैं बतौर मुद्दई। हम कह रहे हैं कि ये अगर नहीं होगा तो अगली बार पुलिस वाला इसको बेगना लिख के ले आएगा। तो आप इसको टाइम दें। इस तरह ये परमानेंट किस्म के आर्गूमेंट्स हैं जो हम मुद्दई की तरह से यूजुअली हम करते हैं। तो रिमांड अगर मांगा जाएगा तो वो होगा, क्यों दिया जाएगा 167 में उसकी सर्टन जो है वो लिखी हुई हैं। PLJ 1984 पेज 1 के ऊपर वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि रिमांड कब कब होगा, कब कब नहीं होगा। वो उसके ऊपर वो तो पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है, वो उसको हम नहीं अपना छेड़ है। तो मैक्सिमम जो लोअर कोर्ट्स फौजदारी में 14 डेज़ का रिमांड होता है, और वो छोटा छोटा करके दिया जाता है। स्मॉल उसके अंदर 4 है तो फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली कम होता है। प्रोग्रेस कोर्ट देखती है कि इसमें हुई है या नहीं हुई है। ये बड़ा अहम है। अगर हम मुद्दई की तरफ जाएँ तो पहला सवाल जज का पूछता है कि इस रिमांड में क्या प्रोग्रेस करके लाए हैं। जैसे इस केस में पहले 4 दिन रिमांड हुआ, फिर 3 दिन हुआ, प्रोग्रेस कोई नहीं है। और कोर्ट ने जो तंबीहन एडवांस आर्डर भी अपना बता दिया होगा कि अगर आप मज़ीद प्रोग्रेस ना करके लेके आए तो मैंने इसमें रिमांड नहीं देना है आपको। तो इस तरह जब ज़मानत दायर हो तो फिर स्ट्रेटजिकली हमने वहाँ क्या करना है, तो मुद्दई के वकील या एसोसिएट के तौर पे हमने पीछे हट जाना है। यानी ये कोई जंग, वो वाली जंग नहीं है कि आगे कोई जाना होता है। इट इज़ लाइक अ चेस गेम। वकालत जो है वो एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटेजिकली फिर आपने पीछे आ जाना ताकि ये बेल दायर हो जाए। दायर होने के बाद जब हमें ऑफिशियल नोटिस मिलेगा तो हम पेश हों, ताकि हम मैक्सिमम टाइम इसके अंदर बाय कर सकें। तो इसलिए वहाँ आपका फिर खड़े होना नहीं बनता। यानी कहीं आपने खड़े होना होता है, कहीं आपने नहीं खड़े होना होता। और फिर अल्टीमेटली मुद्दई की तरफ से फिर ये रिमांड पेपर की कापी लेनी होती है ताकि हम इसमें देख सकें कि इसके अंदर हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। तो ये रिमांड था जिसको हम आज वाच करते रहे। और इन सब दोस्तों ने आज हमारे साथ मिल के जो है, अकरम साहब ने भी और अली रज़ा साहब ने भी और नासिर साहब ने भी और इरफान आज़ाद साहब ने भी सारी प्रोसीडिंग्स वॉच की। तो असल में ये एक वेरिएशन है, चीज़ें रिपीट नहीं होती। सर्कमस्टांसिस के अंदर हमने एक्ट करना होता है बीइंग लॉयर, और ये सीखना होता है कि कोर्ट्स के अंदर जाके हमने जो आने वाला सवाल है उसका क्या जवाब देना है। यानी लॉ के साथ जब फैक्ट्स मिलते हैं तो फिर नई बात निकलती है। और रिमांड जो है वो बिल्कुल बुनियादी चीज़ है, और बिल्कुल जो यंग लॉयर है उसका पहला सबक है कि उसको पता हो कि मैंने अदालत के अंदर किसी भी रिमांड को कैसे डील करना है, मैंने पुलिस वालों के साथ क्या बिहेव करना है, और जज साहब से मैंने कहाँ खड़े होकर क्या बात करनी है। अब इस सिलसिले में किसी के दिमाग में सवाल है तो हम बात कर सकते हैं। जी आज़ाद साहब, आपका ख्याल है? सर, इसमें यूजली इब्तदाइया में भी आपने बताया कि जिस्मानी रिमांड के हवाले से कि उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो पुलिस वाला उसे मार कुटाई करे या तशद्दुद करे जो भी अक्यूज पर्सन हो, लेकिन प्रैक्टिस में यही है कि वो जैसे ही जिस्मानी रिमांड मिलता है किसी भी अक्यूज पर्सन का तो वो इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा कि तब क्या रेमेडी होती है, इस चीज़ से बचने के लिए क्या रेमेडी होती है? देखिए, इसमें ये होता है कि हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या सलूक होना अंदाज़ा होता है। तो हम पहले रिमांड पर भी एक तहरीरी दरख्वास्त लिख के दे सकते हैं। उसके कोर्ट को कह सकते हैं कि जी मुझे जब पकड़ा गया तो तब भी तशद्दुद का निशाना बनाया, और मुझे जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझे मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। और इसके लिए हम सेपरेट दरख्वास्त लिख के लेके जाते हैं। उसमें कोर्ट की मर्ज़ी होती है कि वो सेपरेट दरख्वास्त पर ऑर्डर कर दे या रिमांड पेपर पे कर दे। जिस तरह हमारा ये आज केस था, हमने जब जाके 4 दिन के बाद मुलज़म को देखा अपने, तो उसकी टांग पे पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसने बताया कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और वो इतना खौफज़दा था कि वो मुझे कायल करता रहा कि मैंने नहीं कहना मेरा मेडिकल कराओ, मुझे ये और मारेगा क्योंकि मेरा और रिमांड होना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैंने उसकी बात को सुने बगैर उसके भाइयों से और लोगों से मशवरा करके हमने एक तहरीरी दरख्वास्त लिखी
जिसमें हमने अपना मेडिकल करवाए जाने का हुक्म सादर फरमाया जाए। उसके अंदर ये लिखा मुझे बतौर मुकदमे में बतौर मुलज़िम नाजायज़ तौर पर मुलव्वस किया गया, मैं ड्यूरिंग रिमांड हूँ, मुझे फ़लाँ फ़लाँ ने तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरा मेडिकल करवाया जाए। तो अनलेस अदरवाइज़ हमारे पास कोई मेडिकल जो है वो मटीरियल एविडेंस ना हो तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूट करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको फ़ौरन रिपोर्ट होता है या आपको ख़दशा है कि मुझे मारा पीटा जाएगा, तो एक तहरीरी अलहदा से दरख्वास्त रिमांड स्टेज पे हम दे सकते हैं, जिस तरह हमने इसके अंदर दी। और ये लास्ट पैराग्राफ जो है वो इसके अंदर जज साहब ने लिखा है कि फर्दर मोर लर्नड काउंसिल फॉर द अक्यूज हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर हिज मेडिकल एग्जामिनेशन विद द कंटेंशन दैट द आईओ हैज टॉर्चर्ड द अक्यूज ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड। अपेरेंटली इट अपीयर्स दैट अक्यूज हैज़ बिन टॉर्चर्ड। यानी जो मैंने फ़ौरन उसको जज साहब को दिखाया, वो मैंने उसे कहा था कि तुम दिखाओ तुम्हारे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उसकी टांग पे पट्टियाँ उसने दिखाई, तो जज साहब ने खुद ऑब्जर्व कर दिया कि जी हाँ वो बादियों नज़र में लगता है कि उसको मारा पीटा गया। द रिक्वेस्ट ऑफ accused seems to be genuine and plausible, therefore the application filed by the accused for his medical examination is hereby accepted. IO of the case is directed to get medically examined the accused petitioner from MS General Hospital forthwith in accordance with law। तो ये इस तरह का आर्डर जो है ये कोर्ट कर सकती है। ये जो लास्ट वन बात है वो ये है कि कोर्ट इस वक्त जब ये रिमांड डील करती है तो वो अपनी एग्जेक्टिव इख्तियारात को इस्तेमाल कर रही होती है, वो जुडिशल इख्तियारात नहीं होते उस वक्त, वो एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं। और एग्जेक्टिव इख्तियारात जो है वो उनको जब चैलेंज करना है इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमें को नाराज़ किया तो यूजुअली हम हाई कोर्ट रेट में जाते हैं, इसकी रिवीजन नहीं होती। आम प्रैक्टिस यही है कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है और ये जो है ना वो इसके अंदर एक दफ़ा जज कहता है रिमांड दे दो, अगली बार वो कहता है कि नहीं देना है। तो ये एग्जेक्टिव जो ऑर्डर्स हैं वो रिवाइजेबल नहीं होते उसकी, और रिट होगी स्पेसिफिकली जो कि हम हाई कोर्ट में जाते हैं। नासिर साहब आपके दिन में कोई सवाल हो या कोई? सर वही इरफान साहब का जो क्वेश्चन था उसी को मैं आगे मज़ीद करूँगा कि अगर मेडिकल में हमें ये चीज़ साबित हो जाती है कि उसके ऊपर वाकई टॉर्चर हुआ है, तो आया किस कानून के तहत वो जो आईओ के ऊपर कोई मतलब कानून तो 155C की जो है पुलिस ऑर्डर 2002 में उसकी पनिशमेंट्स लिखी हैं, लेकिन जो उनके एग्जेक्टिव ऑफिसर्स हैं ये उनकी ड्यूटी है एसएसपी डिसिप्लिन लाहौर में बैठते हैं, जिनका काम है कि इस तरह के मामलों को रिड्रेस करना है। वो हमने साथ मेडिकल लगाना है, कोर्ट की जो चेन लगानी है, जो ऑर्डर्स की चेन है, और साथ जो थाना सिविल लाइंस के अंदर एसएसपी डिसिप्लिन बैठते हैं उनको अलग से जाके एक पिटीशन फाइल कर देनी है कि जनाब इसको पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाया गया और एक्सेस ऑफ पुलिस है और के खिलाफ 155C की कार्रवाई की जाए। तो वो फोरम हमारा एग्जेक्टिव ऑफिसर्स का है, लेकिन कोर्ट से बस इतना ही काम हम ले सकते हैं जिस हद तक हमने इस केस के अंदर लिया। जी अली रज़ा साहब। सर इसमें यह है कि अगर किसी मुल्ज़िम के ऊपर 2 FIR हो, अगर वो एक FIR की हद तक वो रिमांड पेश कर देता है, अगर एक की हद तक रिमांड पेश नहीं करता, तो जब एक FIR में अगर वो जुडिशल हो जाता है तो जो दूसरा FIR है क्या उसमें रिमांड लेगा वो? इसमें ये होता है कि ये सेटल लॉ है कि इसमें भी 2 FIR थी एक ही थाने के अंदर, और यूजुअली जो है वो एक ही रिमांड एक ही बार मिलना है, वो 1 बाय 1 नहीं होता। इस तरह तो अगर एक के ऊपर 100 FIR हैं तो वो तो रिमांड पर ही रहे। तो इसमें बड़ा वाज़ेह है कि चाहे 2 हों, 4 हों, 6 हों, वो फिजिकल रिमांड जो है वो साइमल्टेनियसली शुरू होगा और पुलिस का काम है कि विद इन 14 डेज उसको सम अप करके लाए। लेकिन बदयांती से, धोखाधड़ी से बाज़ दफ़ा यहाँ रिमांड पूरा कर लेते हैं, फिर किसी और अदालत से जाके लेते हैं और वो जो वर्षा को बताते नहीं हैं। तो ये सारी अब्यूज़ हैं, यानी ये लॉ नहीं है। लॉ सादा सा है कि अगर 14 दिन के अंदर ही आपने सारा कुछ सम अप करके लाना है। जी अकरम साहब। जी सर, हमारे मुआशरे में मुदई जो है उसके साथ एक तो जुल्म होता है और वो उस जुल्म की अगेंस्ट जो है ना वो मुख्तलिफ जो थाने में जा रहा होता है, थाने के बाद उसको बताया जाता है कि जब आप ASP के पास जाएं, SP साहब के पास जाएं, वहाँ से वो मुश्किल से जो है ना वो FIR करवाने में वो कामयाब हो जाता है। लेकिन बाद औक़ात क्या होता है कि हमारे IO साहब जो है ना उसी मुल्ज़म को बनाए बदनीयती से डिस्चार्ज लिख के ले आते हैं। सर क्या है उसके लिए हमें जो है ना वो आर्गूमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे हम मुदई साइड से हैं, तो उसके लिए क्या जो है वो प्ली है जो हम इख्तियार करें उस वक्त जो है वो देखिए कोर्ट अगर वो लिख के ले आता है कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो फिर भी आप बतौर मदई आर्गूमेंट कर सकते हैं कि ये कोर्ट ने रिकॉर्ड को देखना है, मटीरियल एविडेंस को देखना है। ओपिनियन ऑफ पुलिस इज डिक्सेड नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, यानी ये एक एपेक्स कोर्ट ने देखना है कि कोर्ट इसको ऑब्जर्व करेगी। कोर्ट को नज़र आता है कि प्राइमा फेशी एविडेंस मौजूद है, FIR मौजूद है, 161 की स्टेटमेंट मौजूद है, मेडिकल मौजूद है, तो उसको जुडिशल कर सकती है। और अगर वो जुडिशल नहीं करती उसको डिस्चार्ज भी कर दें तो तब भी आप तब्दीली तफ्तीश की एप्लीकेशन आपके पास रेमडी होती है। तो ये हमारा जनरल एक मौजू था जिस पर हमने आज बात की, रिमांड। और हमारा पर्पज़ ये था कि जो यंग लॉयर आते हैं वो स्टेज 2 के काम में इसको कंसिडर करते हुए इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें ताकि हम अपने इस प्रोफेशन को जो है वो सबलाइम कर सकें, बुलंदियों पे ले जा सकें। हमारा चैनल लॉ अनटोल्ड सब्सक्राइब करें, हमारे साथ शामिल रहें, इल्म को बढ़ाने में हमारी मदद करें और अपने दीगर साथियों को जो है वो इसके बारे में इंटीमेट करते रहें ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।